हेलो विद्यार्थीगण, मैं एस के कश्यप अब तमाम विद्यार्थी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सभी विद्यार्थी का स्वागत है। तो विद्यार्थीगण, उम्मीद करते हैं कि आप लोग शिक्षा के प्रति डिवोटेड रहे होंगे और बीएड एवं टीचर ट्रेनिंग से जुड़ा हुआ सरकारी प्रवेश परीक्षा में अभी आप देखिए विगत साल का रिजल्ट आया है बीएड का, तो उसमें लगभग 80% से अधिक अंक जब आप प्राप्त करते हैं तभी आपको सरकारी स्कूल मिलती है। तो सरकारी स्कूल में एडमिशन के लिए आपको कितना अंक लाना चाहिए जो कि एग्ज़ाम के रिजल्ट से ज्ञात हो जाता है, और उस रिजल्ट को प्राप्त आप तभी कर पाओगे जब आपकी तैयारी पूरी वैज्ञानिक तरीके से योजनाबद्ध तरीके से होगी। आप उतना अंक तभी प्राप्त कर पाओगे जब सही गाइड और सही गाइडेंस आपको प्राप्त होगा। संस्थान के द्वारा जो बुक उपलब्ध कराया गया है वो बुक पूरी तरह परीक्षा के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए सुयोग्य शिक्षकों के दिशा निर्देश में उसे तैयार किया गया और उसके प्रत्येक प्रश्न को पूरी तरह एक्सप्लेनेशन सरल और तार्किक रूप से मैं देने के लिए हर समय आपके सामने उपलब्ध हूँ कि प्रश्न का बेहतर, सरल और तार्किक रूप से कैसे आप हल कर सकते हैं, अपनी समझ को विकसित करके कैसे एक्यूरेसी के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं, इसके लिए मैं तैयार हूँ। तो क्या आप तैयार हैं उसके लिए? यदि तैयार हैं तो आइए हम लोग उसी प्रश्न को लेकर आगे बढ़ते हैं। राजा राम मोहन राय, जिन्हें भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। राजा राम मोहन राय ने पहली बार भारतीयों में हिंदू धर्म की तमाम सामाजिक कुरीतियां, धार्मिक अंधविश्वास, उसको दूर करने का सार्थक प्रयास किया। इन्होंने उपनिषद को आधार बनाया जहां तर्क की प्रधानता थी। क्यों और कैसे, हर प्रश्न का क्यों और कैसे के साथ जहां तथ्यात्मक तरीके से उसका निष्कर्ष पर पहुंचा गया, उसी उपनिषद को आधार बनाकर इन्होंने लोगों तक अपनी विचार को बढ़ाने के लिए 1828 में एक संस्था की स्थापना किया जिसका नाम था ब्रह्म समाज। इसके पहले ये 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना की। भारतीयों में शिक्षा के विकास के लिए 1817 में अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा का विकास हो, इन्होंने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की भी स्थापना की। तो 1828 देखिए आपका यहाँ आंसर होता है। मुगल प्रशासन में मुहतसिब मतलब होता है नैतिकता का अधिकारी, उच्च आदर्श का अधिकारी। सबसे पहले इस पद का गठन जो है वह शाहजहां के शासन काल में किया गया। शाहजहां का शासन काल है 1628 से 1658 शाहजहां का शासन काल है। अर्थात नैतिकता, इस्लाम धर्म के मुताबिक शरिया कानून के आधार पर लोग जीवन यापन कर रहे हैं या नहीं, इस्लामिक कानून का पालन हो रहा है या नहीं, उसकी जानकारी के लिए, उसकी जांच के लिए जो एक पद का गठन किया गया उसे ही कहा गया मुहतसिब, अर्थात लोक आचरण का अधिकारी। सेना के अधिकारी को बोला जाता था मीर बख्शी। सेना के अधिकारी को मुगल काल में मीर बख्शी। विदेश पत्र व्यवहार में आता है दीवान ए इंशा, ये पत्राचार विभाग का मंत्री। दीवान ए रसालत ये होता था विदेश विभाग का मंत्री। जैसे आज मंत्री होता है उसका विदेश विभाग नाम है, तब उसका नाम दीवान ए रसालत था।
सैन्य विभाग को वहाँ पर जो है सेना के अधिकारी जो होते थे उसे सैन्य मीर बख्शी, फिर मुगल ये सल्तनत काल में उसे कहते थे दीवान ए अर्ज, दीवान ए अर्ज, और सेना के अधिकारी को खान, मलिक इत्यादि से संबोधित किया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? देखिए पहला जानिए अलाउद्दीन खिलजी, जिसका शासनकाल है 1296 से 1316 ईस्वी। शासनकाल है 1296 से 1316 ईस्वी। यह दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने दक्षिण भारत को जीता। दिल्ली सल्तनत जब बोला गया तो 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक का काल को दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना गया। 1206 से 1526 तक के काल को दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना गया, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी जो है गुलाम पहला वंश का नाम था। इसमें 5 राजवंश शासन किया। तो पहला वंश है गुलाम वंश, गुलाम वंश के बाद जो है वो है खिलजी वंश। तो खिलजी वंश का ये शासक हुआ करता था, जिसका शासन काल है 1296 से 1316 ईस्वी, और इसने दक्षिण भारत को जीता, जिसमें इसका सेनापति का नाम था मलिक काफूर। जिसने दक्षिण भारत को जीतने का श्रेय है, सबसे पहले उसने देवगिरी का यादव राजा रामचंद्र देव को पराजित किया। उसके बाद तेलंगाना का राजा प्रताप रुद्र देव को पराजित किया। फिर 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने राणा रतन सिंह को पराजित किया, जिसकी पत्नी का नाम था पद्मावती। और यकीनन तौर पर पद्मावती फिल्म आपने देखा होगा। तो पद्मावती को प्राप्त करने के लिए राणा रतन सिंह को के राज पर कि कहाँ के राजा थे, तो चित्तौड़ अर्थात राजस्थान के क्षेत्र पर 1303 में विजय प्राप्त किया। तेलंगाना के प्रताप रुद्रदेव को पराजित किया। देवगिरी महाराष्ट्र के रामचंद्र देव को पराजित किया। और रामचंद्र देव को पराजित करने वाला जो सेनानायक था वो था मलिक काफूर, जिसे 1000 दिनारी के नाम से जानते हैं। 1000 दिनार में इसे गुजरात अभियान में खरीदा गया था। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? गुलाम वंश। तो गुलाम वंश 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक, 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक जो शासन रहा उसे गुलाम वंश के नाम से जानते हैं। पहला शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। इसने ही गुलाम वंश की स्थापना किया, जो 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक शासन किया। इसके बाद इसका दामाद इल्तुतमिश जो है 1210 से लेकर 1236 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान, जो दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली महिला शासिका, 1236 से 1240 तक, और गुलाम वंश का सबसे शक्तिशाली शासक बलबन 1266 से 1286 तक शासन किया। बलबन गुलाम वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था, जिसकी नीति को लौह और रक्त नीति के नाम से जानते हैं। लौह और रक्त नीति। इल्तुतमिश को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इस कुतुबुद्दीन ऐबक के काल में राजधानी जो है वो लाहौर हुआ करती थी, जबकि इल्तुतमिश ने राजधानी दिल्ली को स्थापित किया। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी, जो इल्तुतमिश की पुत्री थी।
कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा, कनिष्क का शासन काल कब से है? तो 78 ईस्वी से लेकर 102 ईस्वी तक कनिष्क का शासन काल है, जिसकी राजधानी पेशावर अर्थात पुरुषपुर जिसकी राजधानी हुआ करती थी, और इसकी द्वितीय राजधानी जो थी वह मथुरा इसकी द्वितीय राजधानी थी। कनिष्क ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। यह विदेशी था, मध्य एशिया का शासक था। मध्य एशिया का यूची जनजाति, मध्य एशिया का यूची जनजाति का यह था, कबीला का था। और भारत पर इसके गद्दी पर जब बैठा 78 ईस्वी, यहीं से शुरुआत हुई शक संवत की, जिसे भारत सरकार ने 1957 में राष्ट्रीय पंचांग, भारत सरकार ने 1957 में राष्ट्रीय पंचांग का दर्जा दिया है। इसके शासन काल में चतुर्थ बौद्ध सभा, कौन सी बौद्ध सभा हुई? इसके शासन काल में चतुर्थ बौद्ध सभा का आयोजन किया गया। कहाँ? तो कश्मीर में। कश्मीर का कहाँ? तो कश्मीर का कुंडल वन में। कश्मीर का कुंडल वन में चतुर्थ बौद्ध सभा का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता किया गया वसुमित्र के द्वारा। जिसकी अध्यक्षता कौन किया? अध्यक्षता किया वसुमित्र। और इसका उपाध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। इसी बौद्ध सभा में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान, हीनयान और महायान दो भागों में बंट गया। पहली बौद्ध सभा राजगृह में हुई थी। पहली बौद्ध सभा राजगृह में राजा अजात शत्रु के काल में। तीसरी बौद्ध सभा पाटलिपुत्र में हुआ था अशोक के शासन काल में। द्वितीय बौद्ध सभा वैशाली में, द्वितीय बौद्ध सभा वैशाली में कालाशोक के शासन काल में हुआ। मेगास्थनीज कौन था? तो मेगास्थनीज सिकंदर का सेनापति। मेगास्थनीज कौन है? तो सिकंदर का सेनापति। सिकंदर का सेनापति जिसका नाम है सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर। तो सेल्यूकस निकेटर का यह राजदूत है। सेल्यूकस निकेटर का कौन है? तो राजदूत है। किसके दरबार में आया? तो राजदूत बनकर आया था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये राजदूत बनकर आया, जो लगभग 299 304 ईसा पूर्व से 299 ईसा पूर्व तक लगभग 5 से 6 वर्ष यह भारत में रहा और इसने पुस्तक लिखा। उस पुस्तक का नाम था इंडिका। इसने पुस्तक लिखा, उस पुस्तक का नाम था इंडिका। जबकि अर्थशास्त्र के जो लेखक हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री चाणक्य की पुस्तक है। ऋग्वेद और पुराण दोनों के रचनाकार माने गए वेद व्यास। पुराण की संख्या 18 है और ये दोनों पुस्तक जो है संस्कृत में, दोनों पुस्तक संस्कृत में लिखा गया। हर्षचरितम नामक पुस्तक के लेखक हर्षवर्धन, जो कि महान राजा था, उसके बारे में लिखा गया पुस्तक जो है हर्षचरित। उसके लेखक कौन? उसका दरबारी कवि बाणभट्ट। इसने हर्षचरित्र और कादंबरी नामक 2 पुस्तक लिखा। विष्णुगुप्त मतलब हुआ चाणक्य। चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं, जिसने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखा। परिमल गुप्त की जो पुस्तक उसका नाम है नव सह सांक
चरित। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। इनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है वो है अभिज्ञान, शाकुंतलम। चारों जो है संस्कृत के महान लेखक हैं, अपने अपने काल के प्रसिद्ध विद्वान हैं और चारों ने संस्कृत भाषा में ही पुस्तक लिखा। और चारों की पुस्तक और उसके लेखक से आप भली भांति परिचित हो चुके हैं। मुद्रा राक्षस फिर एक पुस्तक है। तो मुद्रा राक्षस जो पुस्तक के लेखक हैं उन पुस्तक है विशाख दत्त, मुद्रा राक्षस, और देवी चंद्रगुप्तम। देवी चंद्र गुप्तम नामक दो पुस्तक लिखे। मुद्रा राक्षस पुस्तक से हमें मौर्य काल की गुप्तचर प्रणाली के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। कौटिल्य तो देखिए अर्थशास्त्र, बाणभट्ट अभी आपको हर्षचरित। कलहन की पुस्तक है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी कलहन की पुस्तक है जिसमें कश्मीर का इतिहास है। और वास्तविक तौर पर देखा जाए तो भारत के इतिहास की यह प्रथम पुस्तक है जिसमें क्रमिक रूप से कश्मीर के राजवंशों का उल्लेख किया गया है। और इसने कश्मीर के कारकोट वंश, उत्पल वंश और लोहार वंश, इन तीन वंशों के इतिहास को क्रमिक रूप से इसने तैयार किया। नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी, कलेक्टर, एसपी, बीडीओ, सीओ, ये सब नौकरशाह, सचिव, ये सब जो है नौकरशाह के नाम से जाने जाते हैं। ठंडा नहीं है, नॉर्मल। तो नौकरशाह क्या काम है, कलेक्टर का क्या काम है, बीडीओ का क्या काम होता है? सरकार के द्वारा बनाए गए नीति को लागू करना, योजना को क्रियान्वित करना। और यदि कलेक्टर पदोन्नति करके सचिव तक पहुँचे तो मंत्री को सहयोग या मंत्री को सहायता देना, सही से सलाह देना। इनका काम क्या होता है? सरकार की नीति को लागू करना, मंत्री को सहायता करना, प्रशासन चलाना, अर्थात उपयुक्त सभी का सभी काम। तो नौकरशाह बोला गया, जिसे आप बोलते हैं IAS नौकरशाह हुए, IPS नौकरशाह हुए। राज्य में चले आइए, BDO ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर नौकरशाह हुए, SDO नौकरशाह हुए। यही IAS आगे बढ़ते बढ़ते जो है सचिव, सबसे बड़ा पद जो होता है वो होता है कैबिनेट सचिव। कैबिनेट सचिव ये सबसे बड़ा पद होता है। तो इस पद पर काम करना, सरकार को सलाह देना, ये सब इनका अधिकार क्षेत्र में आता है। सत्यार्थ प्रकाश ये पुस्तक है जो कि वेदों का सरल भाष्य, वेदों का सरल भाष्य जो है वो लिखा गया है, उसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद का जो सरल रूप में हिंदी भाषा में, ये पुस्तक किस भाषा में लिखा हुआ है? तो हिंदी भाषा में लिखा हुआ है। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा महात्मा गांधी की जो पुस्तक है, महात्मा गांधी की पुस्तक है हरिजन के नाम से ये पत्रिका का प्रकाशन किए। इसके अलावा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के नाम से ये पुस्तक लिखे। स्वामी विवेकानंद का जो पुस्तक है वो पुस्तक का नाम है योग के नाम से इन्होंने पुस्तक लिख। और राजा राम मोहन राय की जो पुस्तक है वो है मिरातुल अखबार के नाम से, तो ये अखबार प्रकाशित किए।
और प्रिस्टेप्स ऑफ जीसस के नाम से इन्होंने पुस्तक लिखा। अनुशीलन समिति गठन जो है एक क्रांतिकारी संगठन के रूप में वारिंद्र घोष, भूपेंद्र दत्त के द्वारा 1907 में एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन के रूप में इसकी स्थापना किया गया था। यूँ तो यह एक संस्था के रूप में 1902 में इसकी स्थापना ढाका में की गई थी, जिसका मूल उद्देश्य था कि बंकिम चंद्र चटर्जी के उपदेश को, बंकिम चंद्र चटर्जी के विचारों को लोगों तक पहुंचाने, लोगों तक फैलाने के लिए काम करना। नारी उत्थान के प्रति समर्पित जो संस्था थी वो था विधवा मंडल। विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पास हुआ। मजदूर की कल्याण के लिए 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई। सुरक्षा प्रकोष्ठ अर्थात क्या है कि हम से बिहार एक राज्य है, तो बिहार के जो अगल बगल के पड़ोसी राज्य है, झारखंड है, पड़ोस में चलिए नेपाल है, उत्तर प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, तो इन राज्यों के साथ इस प्रकार का संबंध स्थापित करना, जब उस अंग्रेजों काल में था, छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे, आपस में लड़ाई करते थे राज्य का विस्तार करने के लिए, तो वारेन हेस्टिंग्स कलकत्ता का पहला गवर्नर जनरल ने सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति को अपनाया कि हम पड़ोसी राज्य को आर्थिक तौर पर सहायता देंगे और उसकी सुरक्षा का आश्वासन देंगे ताकि हमें व्यापार में भी सुविधा हो और कोई अन्य आक्रमण का भी संभावना नहीं हो। तो राज्य की बाह्य और आंतरिक सुरक्षा के लिए सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा तैयार किया गया, जो 1772 से 1785 तक यह बंगाल का पहला गवर्नर जनरल के रूप में काम किया। लॉर्ड डलहौजी की जो नीति है उसे हड़प नीति, लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के नाम से जानते हैं। इसने अपने पड़ोसी राज्य को जीत करके ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेने की प्रक्रिया को अपनाया कि उससे दोस्ती नहीं बल्कि उस राज्य को ही अपने अधीन कर लेना है ताकि किसी प्रकार का कोई अड़चन भविष्य में पैदा न हो सके। लॉर्ड हेस्टिंग्स का शासनकाल है 1813 से 1823 तक लॉर्ड हेस्टिंग्स का शासनकाल रहा है। इस ही बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में काम किए हैं। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, अभी आपको बताया कि 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया। लाला लाजपत राय इसके प्रथम अध्यक्ष रहे। जवाहरलाल नेहरू इसके 1929 में अध्यक्ष बने। बीबी गिरी जो कि राष्ट्रपति बने, ये भी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस अर्थात मजदूर यूनियन से जुड़ने वाले ये पहला राष्ट्रपति थे जो मजदूर यूनियन के लीडर के रूप में भी काम कर चुके थे। S.A. डांगे ये भी कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए, इन्होंने भी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय देखो, भारत छोड़ो आंदोलन की तारीख क्या थी? 9 अगस्त 1942। 9 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी के जीवन का ये अंतिम आंदोलन था। उन्होंने कहा था अंग्रेजों भारत छोड़ो और भारतीय नागरिकों को करो या मरो, डू और डाई का नारा दिए थे। महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 की मध्य रात्रि अर्थात 12 बजे रात्रि को विशाल सभा को संबोधित करते हुए बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान से अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किए थे। अब कहता है कि उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन है? अब देखो चेम्बरलिन जो है 1937 से 1940 तक इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था।
क्लीमेंट एटली, भारत की जब स्वतंत्रता प्राप्त हुआ था, जब देश आज़ाद हुआ था, तो 1945 से 1950 तक अर्थात 1947 में देश की आज़ादी के समय प्रधानमंत्री था क्लीमेंट एटली। महात्मा गांधी जब गांधी इरविन समझौता के बाद गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए, गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए, तो उस वक्त जो है 1930 से 1935 तक इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे मैकडोनल्ड, और द्वितीय विश्व युद्ध के समय अर्थात भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है 1940 से 1945 तक देश के इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। द्वितीय विश्व युद्ध में भी अंग्रेजी सेना का नेतृत्व इनके द्वारा ही किया गया था। महावीर स्वामी जिन्हें जैन धर्म का 24वां एवं अंतिम तीर्थंकर, जैन धर्म के पहला तीर्थंकर जो हुए वो कौन थे? वो थे ऋषभदेव। पहला तीर्थंकर थे ऋषभदेव, जिन्हें आदिनाथ के नाम से भी, इन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। जैन धर्म के 24वां एवं अंतिम तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, जिनका जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली का 540 ईसा पूर्व में वैशाली का कहाँ? तो कुंड ग्राम में हुआ था। इन कहाँ हुआ था? तो वैशाली के कुंड ग्राम में। कब? तो 540 ईसा पूर्व में। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ और माता का नाम था त्रिशला। इनकी पत्नी का नाम था यशोदा। इनकी पुत्री का नाम था अयोनिजा प्रियदर्शिनी। अयोनिजा प्रियदर्शिनी। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण मतलब क्या होता है? मृत्यु। महापरिनिर्वाण मतलब हुआ मृत्यु। महात्मा गांधी कहते हैं, महात्मा गौतम बुद्ध कहते हैं कि निर्वाण मतलब हुआ ज्ञान की प्राप्ति। तो निर्वाण तो जो है जीवन काल में संभव है। निर्वाण जीवन काल में, ज्ञान प्राप्ति में जीवन में होना है, लेकिन महापरिनिर्वाण अर्थात जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाना, हिंदू धर्म में जिसे मोक्ष कहा गया उसे ही बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। तो गौतम बुद्ध की जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी वन में हुआ, और मृत्यु जो है 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व कुशीनगर उत्तर प्रदेश में, जो कि उस वक्त मल्ल महाजनपद का वो क्षेत्र हुआ करता था। और इन्हें कपिलवस्तु के लुम्बिनी वन में जन्म हुआ। और जब गौतम बुद्ध 35 वर्ष की अवस्था में थे, तो 35 वर्ष की अवस्था में इन्हें बोध गया में निरंजना नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति होती है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन से तात्पर्य हुआ, इन्होंने अपना पहला उपदेश कब दी? तो महात्मा गौतम बुद्ध को जब 35 वर्ष की अवस्था में 7 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद निरंजना नदी के तट पर, निरंजना अर्थात आज क्या बोलते हैं? अभी उसको बोलते हैं फल्गु नदी। निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसके बाद उन्होंने पहला उपदेश बोध गया से चले गए उत्तर प्रदेश के वाराणसी के निकट सारनाथ। सारनाथ कहाँ है? तो सारनाथ जो है वह वाराणसी के निकट है। तो वाराणसी के निकट सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश 5 ब्राह्मण को दिया। उस पहला उपदेश को ही धम्म चक्र परिवर्तन कहा गया। इनका जन्म हुआ लुम्बिनी वन में, वैशाली महावीर के क्षेत्र रहा,
और पाटलिपुत्र मगध की राजधानी हुआ करता था, जहाँ का शासक बिंबिसार था, जो पहला राजा था जो महात्मा गौतम बुद्ध का शिष्य बना और बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। मगध की प्रथम राजधानी, मगध का देखो तो प्रथम राजधानी पूछ रहा था, पहले प्रथम वंश जानो। तो मगध का प्रथम राजवंश था हर्यक वंश, जिसकी स्थापना 545 ईसा पूर्व में 545 ईसा पूर्व में बिंबिसार 545 ईसा पूर्व में बिंबिसार ने किया, जिसने गिरि ब्रज अर्थात राजगीर जो नालंदा जिला में पड़ता है, वहाँ उसने राजधानी बनाया। और इसी वंश का तीसरा शासक था उदयन, इस वंश का तीसरा शासक था उदयन, जिसने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। जब मगध पर शिशुनाग वंश का शासन हुआ, तब शिशुनाग ने द्वितीय राजधानी वैशाली को बनाया और एक जनपद हुआ करता, महाजनपद हुआ करता अंग की राजधानी चंपा थी, जिसे बिंबिसार ने जीत करके मगध का हिस्सा बना लिया, मगध में उसे शामिल कर लिया था। किसके संविधान संसद मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति दी? निम्नलिखित में किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकार को, देखो मौलिक अधिकार जिसे संविधान का मैग्ना कार्टा, मौलिक अधिकार को संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं। मौलिक अधिकार संविधान का अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक में है। मौलिक अधिकार का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकार का संरक्षक कहते हैं। मौलिक अधिकार को लागू कराने के लिए यदि मौलिक अधिकार को प्रतिबंधित किया जाता है, उसे रोकने का प्रयास करता है, उसके विपरीत कोई कानून बनाता है, तो अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 32 के आधार पर उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय उस कानून को रोक देंगे, मौलिक अधिकार को प्रभावी बनाएंगे। संसद अनुच्छेद 368 के आधार पर मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकता है। सभी न्यायालय नहीं, बल्कि हाँ, मौलिक अधिकार को यदि निलंबित करना है, मौलिक अधिकार को निलंबित करना है, कुछ समय तक रोकना है, लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था, उस अवस्था में राष्ट्रपति मौलिक अधिकार को निलंबित कर सकते हैं। और सेठ का देखिए आपका अंतिम प्रश्न जो है, राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है? अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का नाम है महाभियोग। यदि राष्ट्रपति पर संविधान का उल्लंघन का आरोप है, कैसा आरोप है? तो संविधान का उल्लंघन का आरोप है, तब राष्ट्रपति को महाभियोग प्रस्ताव के द्वारा पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर यदि आरोप है उन्होंने संविधान का उल्लंघन किया, तब उनको महाभियोग प्रस्ताव कहाँ आएगा? तो संसद में। संसद 2/3 बहुमत से 2/3 मेजॉरिटी से बहुमत से महाभियोग प्रस्ताव को पास करेगा। लोकसभा या राज्यसभा दोनों में पहली बार लोकसभा या पहली बार राज्यसभा दोनों में कहीं भी प्रस्ताव को लाया जा सकता है, लेकिन दोनों सदनों में अलग अलग 2/3 बहुमत से पास किए जाने पर ही राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। जिस प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति हटाए जाएंगे, उसी प्रक्रिया के द्वारा मुख्य न्यायाधीश को भी हटाया जाएगा। लोकसभा केवल लोकसभा बहुमत के द्वारा राष्ट्रपति को पद से हटा सकता है। इस प्रकार से यह टॉपिक यहाँ पर समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि पढ़ाई आपको बेहतर लगी होगी, और यदि बेहतर लगा है तो अपने मित्रों को, सहयोगियों को जोड़ें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।